मेरे प्यारे टॉपर्स, आज का चैप्टर थोड़ा सा डेंजरस है। डेंजरस कैसे बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। आज आप जो पढ़ने वाले हो बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें वो सब फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। हम वो सब बातें पढ़ेंगे जो बिजनेस के बाहर की दुनिया है, बट हाँ, बिजनेस को अफेक्ट करती है। तो आप ये क्या कह सकते हो, जैसे आपने एक फूड स्टॉल लगाया ओपन में और बारिश शुरू होगी तो क्या करना पड़ेगा? शेड डालना पड़ेगा। वो बारिश आपके कंट्रोल में नहीं है। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट तो करते हैं, बट आपके कंट्रोल में नहीं है। कैसे? जैसे वेदर चेंज हुआ तो फिर आइसक्रीम की सेल बढ़ गई, या फिर फेस्टिवल आया तो मिठाइयां ज्यादा बिकने लगी। जैसे फ्यूल प्राइस महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ गई। यहाँ हम बाहर वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज करते हैं, दैट इज डायनामिक। क्लियर? तो यहाँ आपने देखा चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। लेट्स डिस्कस मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि हमने बाहर वाली चीजों की बात की है बेटा, तो सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसे हम एक आपको शॉर्टकट बता देते हैं। जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, इसका शॉर्टकट बता देती हूँ और फिर हम डेफिनेशन पूरी करेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस को आप हमेशा पेस्टल से याद रख लेना बेटा, ठीक है? अभी पेस्टल की फुल फॉर्म याद कराऊंगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस विच अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस, जो कि बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट तो करती हैं, बट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बट इसके कंट्रोल के बाहर है। क्लियर हो गया? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस बेटा? एक्सटर्नल फोर्सेस। ये बिजनेस के बाहर की दुनिया की बात हो रही है। विच अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस बट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो कि कंट्रोल में नहीं है। अभी मैंने आपको कहा कि एक्सटर्नल फोर्सेस को आप डिनोट कर देंगे पेस्टल से। पेस्टल क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड एल इज लीगल। ये आप आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर के टॉपिक में, तब इनके मीनिंग क्लियर कर दूंगी। एंड आई टेल यू हाउ यू आइडेंटिफाई दिस पेस्टल मॉडल फ्रॉम केस स्टडीज। तो बेटा चैप्टर ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप देखो तो चैप्टर को डिफरेंट टॉपिक्स में बांट के आपको इजी कर दिया है। पहला टॉपिक है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट मीनिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट मीनिंग कर लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग करने के बाद हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक आपका जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये टॉपिक 2 है, पहले ही बता देती हूँ ताकि एंड तक आपको पता चल जाए पढ़ना क्या है। टॉपिक 3 है बेटा फीचर्स, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है? फीचर्स के बाद डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो मैंने अभी आपको पेस्टल बताया ना, पेस्टल ही है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और डायमेंशंस के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एलपीजी। ये सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, दिस इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, फन के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आप करने वाले हैं। और एलपीजी के बाद 2016 में जो मोदी जी ने नोट बंद किए थे ना बेटा, 8 नवंबर 2016 को आवाज आई थी, भाइयों और बहनों आज रात 2 बजे के बाद 500 का नोट आपका वैलिड नहीं होगा। ये वही है डीमोनेटाइजेशन कॉन्सेप्ट। मीनिंग ऑफ डीमोनेटाइजेशन पढ़ेंगे हम, फीचर्स पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर्स की वन शॉट समरी। तो आपने देखा कि चैप्टर को हमने 6 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैक्सिमम 15 मिनट में ये चैप्टर समझ आने के साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। समझ आने के साथ साथ याद। अब समझ आने के लिए मैं इतनी अच्छे से गारंटी क्यों देती हूँ बेटा? इसलिए देती हूँ कि बिजनेस स्टडीज इज योर रियल वर्ल्ड, बिजनेस स्टडीज इज योर सराउंडिंग। अपने आसपास देखोगे आपको बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक हमेशा मिलता है आपके पास। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और अगर आपने अपने आसपास के टॉप एरिया से टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप क्या देखोगे बेटा? आप ये देखोगे आप केस स्टडीज को भी इजीली टैकल कर पा रहे हो, बहुत इजीली आप केस स्टडीज को टैकल कर पा रहे हो। तो यहाँ आपने देखा, क्या देखा? अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग ही नहीं पता तो इंपॉर्टेंस कैसे करोगे? मीनिंग बहुत आसान तरीके से आपसे आपने सीख लिया था कि बिजनेस के बाहर का वो एनवायरनमेंट जो आपके हाथ में तो नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, बाहर का है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, बट अफेक्टिंग योर बिजनेस, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। तो अब क्या करोगे? अफेक्ट करने दोगे? नो। आपको स्टेप्स लेने हैं, आपको तरीके अपनाने हैं, आपको कोशिश करनी है कि वो चीजें आपके बिजनेस को कम से कम अफेक्ट कर पाए और आप अपने बिजनेस को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लो। ठीक है बेटा? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी क्यों है? आप बोलो मैम जब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम क्यों समझे? भाई समझना पड़ेगा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। जैसे वेदर चेंज हुआ तो आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी, एसी की सेल बढ़ेगी।
और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कब बढ़ती है? जब फ्यूल प्राइस बढ़ गया। तो आप डिफरेंट ऑप्शंस तभी निकालोगे बेटा, स्वॉट एनालिसिस करते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो एनवायरनमेंट को समझ के ही वहां से अपॉर्चुनिटी लेकर आओगे और थ्रेट्स लेकर आओगे। अपॉर्चुनिटी क्या है? विच हेल्प यू टू मूव फर्दर, वन स्टेप अहेड। और थ्रेट्स क्या है बेटा? विच कैन हिंडर योर परफॉर्मेंस, जो आपको पकड़ के पीछे खींचता है, आपको सक्सेस नहीं होने देना, उन्हें पहले से आइडेंटिफाई करो ताकि आप उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल पाओ। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस, इसमें सबसे पहले देखा अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर आपने क्या देखा? थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो। स्वोट एनालिसिस आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट वर्क में जरूर किया होगा बेटा। स्वोट, एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस। ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना बेटा, ये आपकी अपनी है, ये आपकी इंटरनल है। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, दोनों ही पता होनी चाहिए। एंड अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये बिजनेस की है, ये इन्वायरमेंट की है, ये बाहर की है। अपॉर्चुनिटी जो कि तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी कि भाई पेट्रोल सस्ता हो रहा है, क्यों ना हम ये कर ले। गवर्नमेंट इस टाइप के प्रोडक्शन पे ज्यादा सब्सिडीज दे रही है, तो चलो यही बनाना शुरू करते हैं। क्लियर? थ्रेट्स विच कैन हिंडर योर परफॉर्मेंस, जो तुम्हें पकड़ के पीछे खींच रहा है, तुम्हें सक्सेस नहीं होने दे रहा। तो नेगेटिव चेंजेस कैन बी आइडेंटिफाई अर्ली टू प्रिपेयर डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज, ताकि आप डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर कर पाओ। जब आप, जैसे आपने देखा न्यू ट्रेंड आ रहा है कोई, उसी को ले आओ। जैसे आपने देखा कि भाई समर है तो कोल्ड ड्रिंक सेल करनी शुरू कर दी, आइसक्रीम सेल करनी शुरू कर दी, मौका देखा और तुरंत पकड़ लिया। दैट इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। जब मौका देखोगे तभी तो ग्रैब करोगे, तभी तो काम करोगे, तभी तो अर्न करोगे, और तभी तो अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करके आगे बढ़ोगे। अब है आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। खतरे को पहले समझना होगा। कोई नया कॉम्पिटिटर आता है, उस खतरे को समझोगे तो ही बच पाओगे, तो ही अर्न कर पाओगे। इसके बाद है थर्ड, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इसका मतलब है बेटा राइट रिसोर्सेज एट राइट टाइम। राइट रिसोर्सेज एट राइट टाइम। अगर चीप लेबर अवेलेबल है तो महंगी महंगी मशीनरी मत लो, आप लेबर से काम करा लो। अगर मशीनरी बहुत सस्ती मिल रही है, लेबर महंगा है, तो आप महंगा लेबर मत रखो, आप मैक्सिमम मशीन्स रख लो। क्लियर बेटा? तो यहाँ है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कि राइट रिसोर्सेज एट राइट टाइम। आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में से आपको कैसे, कितना लेबर लेना है, कितनी कैपिटल, कितनी टेक्नोलॉजी, कितना रॉ मटेरियल, क्या गुड कॉम्बिनेशन है जो कि चीपेस्ट भी है और बेस्ट भी है और आपको मैक्सिमम अर्न करने में हेल्प करे। तो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर पढ़ रहे हैं 3 बिजनेस स्टडीज का, बिजनेस एनवायरनमेंट। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पढ़ा है, और अब पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में हमने सबसे पहले पढ़ा हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, फिर हेल्प अस टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, और तीसरा हमने पढ़ा हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि यूजफुल रिसोर्सेज को भी टैप करने में हेल्प कर रहा है। इसके बाद बेटा जब आप इन्वायरमेंट को समझोगे ना, तभी तो आप चेंजेस के साथ कोप अप करके आगे बढ़ पाओगे। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस का मतलब क्या होगा बेटा? चेंज के साथ, क्या? चेंज के साथ एडजस्ट करना सीखो। जैसे 2019 में आपका कोविड आया, उसके बाद आपने क्या देखा? आप सबको शायद पर्स ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, फोन। हम मार्केट जा रहा हूँ मम्मा, शॉपिंग करने जा रहा हूँ, अच्छा बेटा पर्स तो ले लो, अरे मम्मा फोन है ना। तो ये यूपीआई पेमेंट, ये क्या देखा आपने? कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, की चेंजेस के साथ साथ आप बिजनेस में भी, अब हर एक के पास स्कैनर है। आप थोड़ी सी दूर भी जाते हो, आप ओला बाइक से गए, आपने पूछा कितने रुपए, उसने कहा 35 हुए, आपने कहा स्कैनर देना, 35 के लिए स्कैनर, 5 रुपए के लिए स्कैनर। दूसरे ने बोला खुले पैसे नहीं है भैया, आपने कहा कोई बात नहीं मुझे पेटीएम कर दो। तो आपके बिजनेस में आपने क्या करा? ऑनलाइन मोड को भी एक्सेप्ट किया। क्लियर हो गया? दैट इज कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। यहाँ आप कह सकते हो जो बदलेगा वही आगे बढ़ेगा। बदलना है आपको, बिजनेस में उसी ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं बैठना, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करता था, मैं तो नहीं बदलूंगा। बदलना तो पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद आ गया बेटा आपका हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इजीली इंप्रूव कर सकते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत इजीली इंप्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बेटा? बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर रिजल्ट। इससे ऊपर आपका एक छूट गया, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। जब आप प्लान करते हो फ्यूचर के लिए या कोई पॉलिसी फॉर्म कर रहे हो, तो आपको पिछला देखना पड़ेगा कि पिछले टाइम में क्या पॉलिसीज थी, आज क्या है, और क्या बाहर एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव आया। अगर आया है तो पॉलिसीज उसी के अकॉर्डिंग बनाओ। जैसे कि लेबर चीप हो गई है, मशीन चीप हो गई है, या फिर टैक्सेस बढ़ गए हैं, या फिर गवर्नमेंट कहीं सब्सिडी दे रहा है, उस सब के अकॉर्डिंग आपने सीख लिया है। तो ये हो गए आपके 6 इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बाद आपका बड़ा फीचर्स, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए आपने क्या देखना है बेटा? तीसरी बार आ गया ये
कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस आपको जरूर याद हो गया होगा। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है बेटा? पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। सबकी मीनिंग अब बता दूंगी। और इसके बाद हम ये याद रखो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, फीचर्स आ जाए या नेचर आ जाए। क्या पेपर में ऐसे आएगा? क्या रटोगे और पेपर में लिखाओगे, थोप के आ जाओगे? नहीं बेटा, पेपर में ऐसा नहीं आएगा। पेपर में आपसे पूछी जाएंगी केस स्टडीज और आपको केस स्टडीज में से आइडेंटिफाई करना होगा विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज गिवन इन अबव केस। जो भी केस स्टडी आएगी, जो भी सिचुएशन आएगी, वहां से आपको इसे आइडेंटिफाई करना होगा। और आइडेंटिफाई करने के लिए मीनिंग क्लियर होना चाहिए बेटा। रट्टाफिकेशन वाले बच्चों की दुनिया अब नहीं है। हाँ, चीजें कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, जितने मैं आपको बोर्ड पे दे रही हूँ, जितना आपका एनसीईआरटी है उसमें से मेजर पॉइंट्स निकाल लो, वो चीजें याद होनी चाहिए। बट आइडेंटिफाई करना जरूर आना चाहिए। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। और इसके बाद है बेटा डायनामिक। डायनामिक का मतलब है इट कीप्स चेंजिंग, बदलता जा रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों की डिमांड बदल रही है, गवर्नमेंट के रूल बदल रहे हैं, लाइफ स्टाइल बदल रही है, हर कुछ बदल रहा है। तो क्या करें, हार मान ले? नहीं, मेक चेंजेस इन योर बिजनेस अकॉर्डिंगली। मेक चेंजेस इन योर बिजनेस अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्सेस। हारने की क्या बात है? इसके बाद थर्ड फीचर होगी अनसर्टेन। फ्यूचर इज अनसर्टेन। हमें नहीं पता था पेंडेमिक आने वाली है, हमें नहीं पता था कि प्राइस फॉल हो जाएंगे, हमें नहीं पता था कि गैस सिलेंडर की शॉर्टेज आने वाली है। आपको नहीं पता, दिस इज फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड आपको नहीं पता, उसके लिए हम क्या इंग्लिश यूज करते हैं बेटा? अनसर्टेन। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिजनेस एनवायरनमेंट इजीली। बहुत मुश्किल है बिजनेस एनवायरनमेंट को इतनी आसानी से समझना। आप कोई भी कोर्स कर लो, 100% श्योर तो आप फ्यूचर के लिए हो ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, कैसे हो जाएंगे? और इसके बाद रिलेटिव। ऑल फैक्टर्स आर रिलेटिव। कैसे? हमने क्या देखा बेटा? रिलेटिव, इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स का इफेक्ट है। अलग कंट्री में अलग रूल चल रहा है, अलग रीजन में अलग रूल चल रहा है, उनके अकॉर्डिंग हमने देख लेना है। और अब आ गए हम नेक्स्ट टॉपिक पर, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है बेटा? डायमेंशंस आपने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, मीनिंग में ही कर लिया था। क्या था? टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। और जो एक्सटर्नल फोर्सेस थे वो क्या थे बेटा? आपका पेस्टल। और ये जो पेस्टल है ना, यही डायमेंशंस है, यही डायमेंशंस है। और चैप्टर 3 में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन ही है पेस्टल। बहुत आसानी से फ्रेम हो जाता है। एक कोई भी सिचुएशन दी, केस बेस्ड क्वेश्चन दिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और आपको बोल दिया आइडेंटिफाई विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज एक्सप्लेन्ड हियर। और सबसे ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हो पॉलिटिकल और लीगल में। सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज कहाँ होते हो बेटा? पॉलिटिकल और लीगल में। क्योंकि जैसे नोट बंद हुए, बताओ, जब नोट बंद हुए 8 नवंबर 2016 को, तो पॉलिटिकल डिसीजन था या लीगल था? अब नॉर्मली हम कहते हैं जो सरकार ने बताया, तो मोदी जी ने ही तो बताया था, पॉलिटिकल कह दो आप। लेकिन मोदी जी के हटने के बाद भी डिमोनेटाइजेशन सेम रहेगा, और जो नोट बंद हो गए वो हो गए, वो दोबारा यूजफुल नहीं हो सकते। 1000 के नोट, 500 के नोट यूजलेस हो चुके हैं। तो इट मीन्स जब सरकार के हटने के बाद भी वो डिसीजन कंटिन्यू रहता है, दैट इज लीगल। क्लियर बेटा? अब जब सरकार जब है, जब तक वो डिसीजन है, और जैसे ही सरकार सत्ता से हट गई, वो डिसीजन भी यूजलेस हो गया, दैट इज पॉलिटिकल। क्लियर? दोनों मिलते जुलते हैं। सरकार कुछ डिसीजन बनाएगी, संसद से पास करा लेगी, कानून बन जाएगा, वो क्या बन जाता है बेटा? लीगल बन जाता है। सरकार ने अपने भरोसे पे, अपनी शर्तों पे, अपने बिहाफ पे एक डिसीजन दे दिया, दैट इज पॉलिटिकल। बट ये तभी तक रहेगा जब तक सरकार उस कुर्सी पर बैठी है। पॉलिटिकल लीगल में क्लियर हो गया? आसान है, समझ में आ गया। अब वर्ड्स देख लेते हैं कि केस स्टडी में कौन से वर्ड होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल और लीगल पर ही चलते हैं, और पॉलिटिकल और लीगल को क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे बाकी सब पे। ठीक है बेटे? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को रीड करते हैं, और लीगल दोनों एक साथ आपको दे दिए, ताकि आप इजीली दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तभी समझोगे, और तभी अच्छा आइडेंटिफाई कर पाओगे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या आएगा बेटा? political stability, relations with other nations, a stable political environment encourage investment। अगर सरकार ज्यादा लंबे समय तक टिकी हुई है, तो आपको भरोसा है कि हाँ, ये रूल कुछ तो चलेंगे, और फिर हम ज्यादा इजीली बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल, सिंपल, लीगल का नाम आते ही हो गया लॉ एंड रेगुलेशंस, एक्ट पास जो हो गया, ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशंस, ये हो गया लीगल। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेबर लॉ, कंपनी लॉ। बिजनेस मस्ट फॉलो लीगल रूल्स टू ऑपरेट स्मूथली। बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए कंपनी को लॉज को फॉलो तो करना ही चाहिए। अब हम ऊपर चलते हैं। पेस्टल था ना बेटा? PESTEL,
पी क्या है? पॉलिटिकल, आपने पढ़ लिया। ई, ई से क्या होगा? इकोनॉमिक। अब एक गलती तुम यहाँ करते हो, पता है क्या गलती करते हो? तुम लिख देते हो इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल तो सस्ता होता है, तो आपको इकोनॉमिक लिखना है। इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी, और अगर आपने इकोनॉमिकल लिख दिया तो सस्ता है, फिर गलत हो जाएगा आपका। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी, पैसे से रिलेटेड। इनकम लेवल, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेस, जीडीपी, ये सारे फैक्टर बिजनेस की कॉस्ट और प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं, मतलब पैसे की बात हो रही है, और जहां पैसे की बात हो रही है इसका मतलब दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर। PESTEL, पी इज पॉलिटिकल, सरकार का डिसीजन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट। ई, इकोनॉमिक, डोंट राइट इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक रिलेटेड टू मनी। एस, सोशल, जहां लोगों की बात हो, जहां सोसाइटी की बात हो, लोगों का टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, डिमांड, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या डिमांड है, लोग क्या पसंद करते हैं भाई, दैट इज सोशल। तो सोशल में क्या आएगा बेटा? बिलीफ, वैल्यू, लाइफस्टाइल, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन लेवल, पॉपुलेशन ट्रेंड, कस्टमर्स, बिजनेस मस्ट एडजस्ट विद प्रोडक्ट टू चेंजिंग सोशल प्रेफरेंसेस। अगर सोसाइटी की प्रेफरेंस बदल रही है, लोगों को क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड करो, दैट इज सोशल। इन्वायरमेंट, सोशल मतलब लोग, लोग मतलब आपके कस्टमर्स। इसके बाद एस, टी, टी इज टेक्नोलॉजिकल, टी इज टेक्नोलॉजिकल। टी अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है, ना परेशान होने की जरूरत है, ना चैप्टर को बोरिंग समझने की जरूरत है। आप सब लेटर्स पे ध्यान दो, आप वर्ड तक पहुंचोगे और वर्ड से डेफिनेशन तक पहुंचोगे। टी इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ बेटा टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, जैसे कोई नया प्रोडक्शन मेथड आ गया, या कोई नई मशीन आ गई, या रोबोट आ गए, या जैसे एआई आ गई, कोई भी नई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अगर होती है तो आपको उसे फॉलो कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम आसान हो रहा है, काम इजी हो रहा है, और काम चीपेस्ट वे में हो जाएगा बेटा। कोई न्यू इनोवेशन आ गई, कोई ऑटोमेशन आ गई, ऑटोमेटिक काम हो रहा है, कोई न्यू प्रोडक्शन मेथड आ गया, कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गई, या फिर टेक्नोलॉजी जो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके। क्योंकि पुराने मेथड तो आउटडेटेड हो ही जाते हैं। आप बोलो मैं मुझे नहीं फॉलो करना नया, मैं तो पुराने पे ही चल रहा हूँ, बेटा वो आउटडेटेड हो जाएगा, बेटा वो आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो आपको टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को समझ के समय समय पर अपने बिजनेस को अपग्रेड करना होगा। देन हमने आपने क्या क्या सीखा? पी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल मत लिखना, एस सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, ई इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ये मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा इसलिए, बट आपको पता होना चाहिए बेटा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमेशा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग करो, जहां तक जितना हो सकता है उतना कंट्रीब्यूट करो एनवायरमेंट के वेलफेयर के लिए। एल, लीगल, लो, कानून, जो अभी आपको पॉलिटिकल के साथ साथ सिखा दिया था। कैसे पहचानोगे बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लेबर लॉ, कंपनी लॉ, और बिजनेस मस्ट फॉलो लीगल रूल्स। ये आपका हो गया पेस्टल। और पेस्टल के आगे अब हम आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, एलपीजी। एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, एंड जी globalization. L is liberalization, means making rules regulations easier than before so that anybody can start business easily. L क्या है बेटा? लिबरलाइजेशन, चीजों को आसान बना देना, रूल्स को इजी बना देना, ताकि कोई भी बिजनेस को इजीली शुरू कर सके। अब तुम बोलो मैम क्यों कराना है बिजनेस इजीली शुरू? भाई फायदा होगा। इंडिया की दो मेजर प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो तो आप किसी को तो रोजगार दोगे, किसी को नहीं दे रहे, खुद को तो दोगे, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करा? अनएम्प्लॉयमेंट कम करा, और अनएम्प्लॉयमेंट कम करके क्या हुआ? पैसा कमाया, और ऑटोमेटिक पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो दो मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की, आपने उसे कम कर दिया। तो दैट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इजियर देन बिफोर सो दैट एनीबडी कैन स्टार्ट बिजनेस इजीली। अब कैसे बोलो तो मैम कैसे हुआ? लाइसेंसिंग, पहले बहुत सारे बिजनेस के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे, काम शुरू करने के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब लेकिन लिमिटेड, फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो इतने कम बिजनेस के लिए आपको लाइसेंस लेने हैं। जैसे आप वेपन्स बनाना चाह रहे हो, जैसे आप ड्रग्स दवाइयां बनाना चाह रहे हो, ऐसे कुछ है। उसके बाद है इजी एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, कोई भी न्यू फर्म इजीली एंट्री कर सकती है। फ्रीडम ऑफ प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन, आपको पूरी फ्रीडम है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, बस हाँ लीगल प्रोडक्ट होना चाहिए बेटा, सोसाइटी वेलफेयर के लिए होना चाहिए, और क्या प्राइस आप फिक्स करते हो वो सब आपके हाथ में है। एल इज लिबरलाइजेशन, एंड पी इज प्राइवेटाइजेशन, एंड पी इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स when factors of production transferred from when factors of production transferred from government to private individuals.
एल क्या था, लिबरलाइजेशन, मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इजियर देन बिफोर सो दैट एनीबॉडी कैन स्टार्ट बिजनेस इजीली। पी, प्राइवेटाइजेशन, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए थे, सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड है, तुम्हें लगता होगा अलग अलग है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट इंडिविजुअल से गवर्नमेंट के हाथ से प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे चले जाते हैं, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। फिर से बता देती हूँ, प्राइवेटाइजेशन व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बोलो मैम क्यों, थे ना सरकार के हाथों में, क्यों दिए प्राइवेट हाथों में, क्यों दिए प्राइवेट कंपनियों को, क्यों आपके पास अपना जो मोबाइल है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, क्यों आपके जो एयरटेल की सिम है, टाटा की सिम है, पहले तो सिर्फ एमटीएनएल के फोन होते थे, क्यों होता है ऐसा बेटा, क्यों बिजली हमें प्राइवेट कंपनियों को देनी पड़ी, क्योंकि सरकार सारी चीजों को अकेले मैनेज नहीं कर पाती। लोगों ने बिजली चोरी करनी शुरू कर दी थी। एमटीएनएल के जब फोन होते थे, पूछना मम्मी पापा दादा दादी से, कनेक्शन अप्लाई करने के सालों बाद आपकी बारी आती थी। पूरी कॉलोनी में एक लैंडलाइन होता था, पहले विजिटिंग कार्ड पे लिखा होता था पीपी नंबर, पड़ोसी का नंबर, क्योंकि सबके पास फोन लैंडलाइन नहीं होते थे, लिमिटेड थे, एक ही घर में 5 मोबाइल है। तो ये सब क्यों आया बेटा, प्राइवेटाइजेशन की वजह से। ये जो एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में। कब हुआ था बेटा, 1991 में हुआ था, जब हमारे 5 ईयर प्लान बार बार फेल हो रहे थे, जब हमारे 5 ईयर प्लान बार बार फेल हो रहे थे। कौन कौन से 5 ईयर प्लान फेल हुए थे, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, ये 3 5 ईयर प्लान हमारे फेल हुए थे। और उसके बाद 1991 में हमने एलपीजी इंट्रोड्यूस कर दी, और उसके बाद कोई भी 5 ईयर प्लान फेल नहीं हुआ। क्या अभी भी 5 ईयर प्लान इन प्रोसेस है, नहीं, अब उसके बदले आ गया है नीति आयोग। क्या आ गया बेटा, नीति आयोग। तो हमने सीखा एल, एल इज लिबरलाइजेशन, मेकिंग रूल्स रेगुलेशंस इजी। हमने सीखा पी, प्राइवेटाइजेशन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। हमने सीखा जी, ग्लोबलाइजेशन, यही तो है जिसके कारण आसानी से आप दूसरे देशों में व्यापार कर सकते हो, खरीद बेच सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, टेक्नोलॉजी ला सकते हो, फिनिश प्रोडक्ट सेल करके आ सकते हो, इजीली कहीं पे भी पढ़ने के लिए जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। फ्री ट्रेड बिटवीन 2 और मोर देन 2 कंट्रीज। अब फ्री का मतलब क्या, बिना पैसे के, ना ना ना, फ्री का मतलब है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, कोई खास तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। तो बेटा ग्लोबलाइजेशन से आपने क्या देखा, फॉरेन कंपनीज कैन एंटर, फॉरेन कंपनीज एंटर कर सकती हैं, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए, और ग्लोबल कंपटीशन बढ़ गया, क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो एलपीजी समझ आ गया, एलपीजी को रिवाइज कर लेना, लिख के देख लेना, क्योंकि डायमेंशंस के बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। और अगर हम एलपीजी का ओवरऑल इम्पैक्ट देखें, तो एलपीजी का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आया बेटा, मोर कंपटीशन, ज्यादा कंपटीशन हो गया। क्यों, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, अब पूरा वर्ल्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इज श्रिंकिंग लाइक अ ग्लोबल विलेज, पूरा का पूरा वर्ल्ड एक विलेज की तरह सिकुड़ के रह गया है। उसके बाद एलपीजी के बाद क्या हुआ बेटा, ज्यादा डिमांडिंग कस्टमर, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और एलपीजी के बाद क्या हुआ, फास्टर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इतने ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्योंकि हम इजीली विदेशों से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर नीड ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन की जरूरत पड़ी, बार बार कुछ नया तो हमें अपडेट करना ही पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज कस्टमर ऑलवेज वांटेड टू हैव समथिंग न्यू। इसके बाद आ गया इंक्रीज इन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, सारा काम मैं अकेले नहीं कर सकती, तो मैं मेड हायर कर लेती हूँ। सारा काम फैक्ट्री में अकेले नहीं हो सकता, तो हम बाहर से लोग हायर कर लेते हैं। हमारे देश में अगर अच्छी इनकम नहीं हो रही, तो डॉक्टर बन के आप बाहर कमाने चले जाते हो। जब हम बाहर से सोर्स कर लेते हैं, घर के बाहर हो सकता है, फैक्ट्री के बाहर हो सकता है, देश के बाहर हो सकता है, बेटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिक इंप्रूव होंगे। तो यहाँ कंप्लीट हो गए आपके 5 टॉपिक, 5 टॉपिक जिसमें आपने मीनिंग पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ ली, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, एलपीजी पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद छठा और लास्ट टॉपिक आ गया डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का मतलब आपकी हो गई थी नोटबंदी, और नोटबंदी के बाद मैक्सिमम आप आ गए थे डिजिटल पेमेंट पर। बहुत ही छोटा सा और आसान सा मीनिंग है डिमोनेटाइजेशन का। क्या है बेटा, डिमोनेटाइजेशन मीन्स ओल्ड करेंसी नोट्स स्टॉप बीइंग लीगल टेंडर। ये जो लीगल टेंडर वर्ड है ना, ये जरूर आना है। ओल्ड करेंसी नोट्स स्टॉप बीइंग लीगल टेंडर, पुराने करेंसी नोट अब लीगली नहीं थे, ठीक है। पुराने नोट बंद हो गए थे, कौन कौन से, 500 और 1000 का नोट बैन हो गया। अब अगर जब आप इसकी फीचर्स देखोगे ना बेटा, तो फीचर्स में आएगा, हमारी कोशिश थी कि ब्लैक मनी जो है ना, वो ब्लैक मनी हम बिल्कुल फ्रीज कर दे, ढूंढ ले कहाँ है, क्योंकि सभी को अपने पैसे दिखाने ही थे, बैंक से बदलवाने ही थे। हमारे इसमें फीचर्स आएंगे डिजिटल पेमेंट, आप सब अब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। अब अगर यूपीआई आपका है, पेटीएम है, अगर वो नहीं होता तो फैम पे है, या और बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के। फेक करेंसी को आइडेंटिफाई करना था, तो 3 मेजर थे हमारे, ब्लैक मनी को ढूंढना, फेक करेंसी को ढूंढना,
और डिजिटल पेमेंट अपग्रेड करना। तो 2 चीजें डाउन मारनी थी, कौन-कौन सी? कौन-कौन सी बेटा? ब्लैक मनी और फेक करेंसी। एक को अप करना था, किसको अप करना था? डिजिटल पेमेंट को अप करना था, ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि कैश गया और क्यूआर कोड आ गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, ऐसा ही हुआ। अब हम देख लेते हैं फीचर्स। तो फीचर्स में हमने क्या देखा बेटा, जो मैंने अभी-अभी आपको बताई, विथड्रॉल ऑफ 500 एंड 1000 नोट। 500 और 1000 का नोट आ गया। कब की बात है? 2016 की, 8 नवंबर की है। हमारा एम था ब्लैक मनी को, करप्शन को रिड्यूस करना, ठीक है? हमारा एम था डिजिटल पेमेंट को इंक्रीज करना, फॉर्मल इकोनॉमी को इंक्रीज करना और फेक करेंसी को डाउन करना। अब अगर हम वन शॉट रिवीजन की बात करें चैप्टर की, कि हमने चैप्टर में क्या-क्या पढ़ा है, वैसे तो मैंने बार-बार साथ-साथ रिवीजन करा दिया, बल्कि याद ही करा दिया आपको, फिर भी एक बार देख लो। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है एक्सटर्नल फोर्सेस, और एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या मतलब था? पेस्टल। क्या मतलब था? पेस्टल। और इसके बाद इंपॉर्टेंस में क्या था बेटा? अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, प्लानिंग और रिसोर्सेज। अगर फीचर्स की बात करो तो डायनामिक था, अनसर्टेन था और कॉम्प्लेक्स था। इतने छोटे से नोट्स, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, पर अपने हाथ से लिखने हैं, ये ध्यान रखना। फिर डायमेंशंस में तो आपको पूरा रट चुका है बेटा, पेस्टल। पेस्टल के बाद आपके गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, सरकार ने 3 रिफॉर्म करे, कब करे? 1991 में करे। तीनों रिफॉर्म्स कौन से थे बेटा? एलपीजी था। फिर लास्ट है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या है? विड्रॉल ऑफ ओल्ड नोट्स और प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी सब कुछ हमें ऑनलाइन लाना था, ताकि मनी रियल सर्कुलेशन कम हो जाए। डिजिटल होने से क्या होता है? हम क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर सकते हैं, वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर में, ठीक है बेटा? तो अब देखो, फिर वही बात कहूंगी, चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं सबका रिप्लाई करूंगी। ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों से अगर आपको समझ आ गई है। बट उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है बेटा? शेयर तो आप कर ही दोगे, बट उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? आपको याद करने के लिए आप पढ़ाओ अपने दोस्तों को, पढ़ाओ जितना हो सकता है, जब हो सकता है, जैसे हो सकता है, चलते फिरते उन्हें बताओ, भाई चैप्टर 3 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तुम्हारी बातें ही ऐसी होनी चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट, पता है तुझे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? जो तुम्हारी पहुंच के बाहर है, तुम्हारी कंट्रोल के बाहर है, बट तुम्हें उसे समझना होगा। क्यों समझना होगा? ये इंपॉर्टेंस है। अब ये इंपॉर्टेंस के बाद कैसे पहचानूं? ये फीचर्स हैं। तो क्या डायमेंशंस हैं, क्या पॉइंट्स हैं? ये पॉइंट्स हैं पेस्टल, ठीक है बेटा? कौन कौन सी फोर्सेज हैं? फिर और इससे हटके क्या है? एलपीजी है। और कुछ है क्या भाई? हाँ, डिमोनेटाइजेशन भी है। तो ये सब समझ आ गया, अपने दोस्तों को समझाओ और शेयर कर दो वीडियो को। थैंक यू।